नमस्कार, मैं डॉक्टर भावेश व्यास और आपका खूब खूब स्वागत है पंडित जी कुछ नया में। दोस्तों, आज हम व्याकरण की श्रृंखला में शुरू करने जा रहे हैं शब्दों के बारे में। शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि के आधार पर शब्द किस प्रकार से विभाजित किए जा सकते हैं, उन सारी बातों का विश्लेषण करेंगे हम आज के एपिसोड में। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो दी गई बातें हैं, जो माहिती है, तो ये सारी बातें आपको आने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अवश्य रूप से पूछी जाती है। अगर ये वीडियो आपने सही तरीके से देख लिया तो उन परीक्षाओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आज हम शब्द भेद और शब्द परिचय के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले शब्द की परिभाषा देखें। एक या एक से अधिक वर्णों से बने और सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। शब्द का प्रयोग बोलने और लिखने में स्वतंत्र रूप से होता है। शब्द एक वर्ण, दो वर्ण या दो से अधिक वर्णों के भी होते हैं। अब शब्दों के भेद के अंतर्गत देखें तो शब्द भेद अर्थात अर्थ, ध्वनि, व्युत्पत्ति, रूप परिवर्तन और वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद माने गए हैं। शब्द का वर्गीकरण उसकी रचना, अर्थ और प्रकृति के अनुसार होता है। यदि शब्द भेद रूप ध्वनि तथा पद ध्वनि के रूप में भाषा विज्ञान में भी आते हैं। अब अर्थों के आधार पर शब्द भेद देखें तो अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द अर्थात जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहे जाते हैं। उनके भी तीन उपभेद हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक इसका अर्थ होगा लोक व्यवहार, व्याकरण, कोश आदि में मुख्य अर्थ के लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वे वाचक शब्द कहे जाते हैं। जैसे स्त्री काम कर रही है, सीधा सादा सरल अर्थ। दूसरा प्रकार है लक्षक। प्रसिद्ध अर्थ के अलावा उससे संबंधित दूसरा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द अर्थात लक्षक, उसको लक्षक भी कहा जाता है। तो इसमें एक उदाहरण देखें तो रामू गाय है। यहाँ पर रामू वास्तविक रूप में गाय नहीं है, किंतु गाय जैसा स्वभाव वाला है। अब व्यंजक की बात करें तो जब शब्द से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी भिन्न कोई अर्थ निकलता है, व्यंग्य, तो वह व्यंजक शब्द कहा जाता है। यहाँ पर देखें एक उदाहरण के रूप में तो सूर्य अस्त हो गया। इनको हम कई अर्थों में ले सकते हैं। जैसे कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वहाँ पर भी ये शब्द ले सकते हैं। तो ये व्यंजक शब्द कहे जाएंगे। दूसरा निरर्थक शब्द। व्याकरण की दृष्टि से निरर्थक ऐसे शब्दों का कोई मोल या मूल्य नहीं है और न ही ये लोक व्यवहार में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कर, अट, मपर, ये वर्ण है किंतु निरर्थक है। अब आगे बढ़ें तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के तीन भेद बनते हैं। उसमें सबसे पहला है रूढ़। जो शब्द किसी दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने और किसी अर्थ को व्यक्त करते हैं, अर्थात स्वयं में अकेले हैं,
ऐसे शब्दों को रूढ़ कहे जाते हैं, जैसे गाय, बल आदि। उसके बाद यौगिक शब्द पर से ही पता चल जाता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जो शब्द किसी दो शब्द या दो वाक्यांश से जुड़कर बने हैं, इन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन रावण के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर दो शब्दों का मेल बिठाया गया है, दश और आनन अर्थात दशानन। उसी प्रकार छात्रावास, छात्र आवास, दो शब्दों का मेल से बना छात्रावास, तो इसे यौगिक शब्द कहते हैं। आगे योग रूढ़ एक तीसरा प्रकार है। तो किसे योग रूढ़ कहेंगे? जो शब्द दो या दो से अधिक हो किंतु साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बतलाते हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि घनश्याम, इसमें दो शब्द है, घन मतलब बादल और श्याम माने ब्लैक, काला कलर। तो घनश्याम अर्थ का एक अर्थ हुआ काला बादल, लेकिन घनश्याम शब्द हम तीसरे अर्थ में श्री कृष्ण के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। एक और उदाहरण देखें, लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो। तो यहाँ पर लंबा और उदर दो शब्द है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर तीसरा अर्थ जो है वो भगवान गजानन, भगवान गणेश के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये लंबोदर भगवान गणेश को इंगित करता है। तो ये हुआ योग रूढ़। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर देखें तो हिंदी में बोलचाल से जो शब्द अलग होते हैं और बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न माने जाते हैं। इस दृष्टि से इसके चार भेद माने गए हैं, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहले देखें तत्सम के बारे में। तो जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों आए हैं, उन सभी शब्दों को तत्सम कहा जाता है। जैसे संस्कृत का वायु, ज्ञान, कर्म, ये सीधे हिंदी में आ गए हैं और इसे ही इस्तेमाल होते हैं, तो ये तत्सम शब्द है। उसके बाद होता है तद्भव। तो जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से निकलकर थोड़े विकृत रूप में हिंदी में आए हैं और जो प्रयुक्त होने लगे हैं, वे कहलाते हैं तद्भव। उदाहरण के तौर पर देखें, संस्कृत का मूल शब्द है दुग्ध, तो हिंदी में विकृत होते हुए हुआ दूध। और एक शब्द देखें, संस्कृत का शब्द है क्षत्र और वो हिंदी में विकृत हुआ खेत। तो इस प्रकार से परिवर्तित होते हुए हिंदी में आए वे तद्भव शब्द है। उसके बाद है देशज। जो शब्द हिंदी में स्थानीय बोलियों के प्रभाव से प्रचलित हो गए हों और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, वे कहलाते हैं देशज। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक शब्द है चालू, ये मराठी का शब्द है। तो मराठी में से अच्छी तरह से किसी बोली में से आया हुआ, लेकिन ये प्रचलित हो गया। राजस्थानी एक शब्द है पिल्ला, जो कुत्ते के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये पिल्ला राजस्थानी बोली का शब्द है। बंगाली से देखें तो उपन्यास, ये बंगाली का शब्द है। तो ये भाषा विशेष की बोलियों से प्रचलित होकर मूल भाषा में आ गए हैं, ये सारे देशज शब्द कहलाते हैं। उसके बाद विदेशज, अर्थात जो शब्द हिंदी भाषा में किसी अन्य भाषा से आए हुए हों, चाहे फिर वो अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो, कोई भी, तो उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। हिंदी में देखते हैं कि कैसे ये विदेशी शब्द आकर
रूढ़ हो गए हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द देखें, राशन, मोटर, मशीन, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उसी तरह फारसी के शादी, बर्फ़, बाग। उसी प्रकार तुर्की भाषा से आए हुए शब्दों को देखें, कैंची, लाश। पुर्तगाली, पोर्टुगल जिसे हम कहते हैं, और हिंदी में पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द देखें, गमला, अचार आदि। इसके बाद ध्वनि के आधार पर भी शब्द भेद होते हैं। मूल ध्वनि के संयोग से शब्द की रचना होती है। इसके दो भेद माने गए हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णात्मक अर्थात जिस शब्दों के वर्णों का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण किया जा सके वे सभी वर्णात्मक शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि अजर, करुणा, ये स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होता है। इसके सभी वर्ण अलग अलग है। अब ध्वन्यात्मक शब्द देखें तो जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता और नहीं किया जा सकता है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जिन शब्दों की रचना हुई है वे सभी ध्वन्यात्मक शब्द कहे जाते हैं। जैसे कि झंकार, टंकार, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं, कुत्ते का भो भो, ये सारे ध्वन्यात्मक शब्द है। तो मुझे आशा है मित्रों कि आपको शब्द के संदर्भ में, उसके भेद के संदर्भ में काफ़ी सारी बातें पता चल गई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको ये चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।